हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, हमने एक्सट्रैक्शन कंप्लीट कर ली थी, आज हम रिफाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्रशिंग। क्रशिंग के बाद क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन और थर्ड पढ़ा था हमने एक्सट्रैक्शन। फोर्थ पढ़ेंगे हम रिफाइनिंग। यानी आज का टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग। लेकिन रिफाइनिंग से पहले एक इससे भी छोटा सा टॉपिक है फ्लक्स, उसके बारे में बात करेंगे। फ्लक्स होता है राख या प्रवाह जो बच जाता है किसी भी सब्सटेंस में से। जब हम गैंग निकालते हैं तो उसके बीच में फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो रह जाती है तो वो स्लैग यानी कि राख बन के निकलती हैं, उनको फ्लक्स बोलते हैं। तो नोट कर लो इसको, फ्लक्स क्या होता है। इट इज अ बड़ा छोटा सा टॉपिक है, नोट जरूर करना। इट इज अ सब्सटेंस दैट chemically combine with gang which may still be present in the roasting or the calcinide or to form an fusible material. Another word, material called slag. फ्लक्स क्या होता है? जब आप किसी भी ओर को इम्प्योर कर देते हो रोस्टिंग से या कैल्सिनेशन से, तो उसके बाद भी जो उसके अंदर हल्की फुल्की सी इम्प्यूरिटीज बच जाती हैं, राख बच जाती हैं, फ्यूजिबल मटेरियल जो बच जाते हैं, उसको स्लैग बोलते हैं। स्लैग होती है राख। ठीक है, अब ये स्लैग दो टाइप की हो सकती है, यानी कि जो फ्लक्स है आपका, ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक एसिडिक फ्लक्स और एक बेसिक फ्लक्स। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब देखो जो बेसिक इम्प्योरिटीज होती है ना, जैसे लाइम हो गया आपका, ठीक है, या मेटेलिक ऑक्साइड हो गए, ये तो आती हैं एसिडिक फ्लक्स में। लेकिन जो एसिडिक इम्प्योरिटीज होती हैं वो आती हैं बेसिक फ्लक्स में। उल्टा है, जो एसिडिक इम्प्योरिटीज आती हैं वो तो आती है बेसिक में, एसिडिक इम्प्योरिटीज, और जो बेसिक इम्प्योरिटीज हैं वो आती हैं एसिडिक फ्लक्स में। मैं पोस्ट कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे यहाँ पर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का सेंस क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब होता है जो क्रूड मेटल होते हैं, जो 97 बताया था ना आपको, 97% तक प्योर था। अब जो 3% है, 3% जो 3% आपका बचा हुआ है वो अभी भी इम्प्योर है। कल आपने एक्सट्रैक्शन की थी, एक्सट्रैक्शन के बाद आपने कंसंट्रेशन किया था, ठीक है, और उसके बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग किया था, रिडक्शन किया था और था, और उसमें आपको 97% तक प्योर क्या मिला था? मेटल मिला था। लेकिन वो 97% प्योर था, 3% उसमें क्या थी? इम्प्योरिटीज थी। ठीक है, अब वो 3% इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम यूज करेंगे रिफाइनिंग।
ठीक है, रिफाइनिंग कहाँ यूज करेंगे हम, 3% जो इम्प्योरिटीज बची उनको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसका रिफाइनिंग का हिंदी में मतलब होता है किसी बिल्कुल हल्की से हल्की, छोटी से छोटी, सूक्ष्म रूप से बिल्कुल छोटी से छोटी मैल को निकालना। तो इसका काम क्या रहेगा रिफाइनिंग का, क्रूड मेटल से बिल्कुल प्योर मेटल बनाना, 100% प्योर मेटल बनाना। ठीक है, तो रिफाइनिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि जो क्रूड मेटल था, जो आपका 97% प्योर था, उससे आपको 100% प्योर मेटल बनाना है। अब रिफाइनिंग आके देखो, रिफाइनिंग के जो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ रिफाइनिंग, ये आगे बहुत सारे टाइप की है। सबसे पहले लिक्वेशन, नंबर 2 डिस्टिलेशन, नंबर 3 इलेक्ट्रोलिटिक, रिफाइनिंग, नंबर 4 जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग के बाद आता है वेपर फेस रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, और लास्ट नंबर पे आती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। देखो इसमें से आपने काफी सारे जो 10th में पढ़े हैं, कुछ 9th के हैं, जैसे ये 9th का है, ये आपने +1 में भी पढ़ा था। ठीक है, और ये 10th में पढ़ रखा है आपने, ये भी 10th में पढ़ा हुआ है, ये भी 10th में, नहीं ये नहीं था, ये था 9th क्लास में। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफाइनिंग क्या होता है। रिफाइनिंग जो आपका 97% इम्प्योर, प्योर जो आपको क्रूड मेटल से मिला था, क्रूड मेटल से आपको 100% प्योर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रिफाइनिंग की। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं रिफाइनिंग से, रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जैसे लिक्विफिकेशन प्रोसेस है, या जोन रिफाइनिंग है, या वेपर फेस रिफाइनिंग है, क्रोमेटोग्राफी है, ये किस तरह के मेटल पे कितनी यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड पे क्या क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह के मेटल पे क्या यूज किया जाता है। जैसे अब लिक्वेशन है, ठीक है, ये रेवर्बरेटरी जो आपकी फर्नेस है उसमें ही इसको कैरिड किया जाता है। अब ये देखो किस पे यूज करते हैं, लिक्वेशन का मतलब होता है मेल्ट होना। ठीक है, एक स्लोथ होता है जिसपे हम इम्प्योर मेटल को जो 97% तक प्योर है उसको डाल देंगे। ठीक है, और फिर लिक्वेशन के द्वारा, सिर्फ लिक्वेशन उन्हीं का कर सकते हैं जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और इम्प्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेल्ट होके आपको प्रिपेयर हो जाएंगे 100%। जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाएगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वो वहीं पर चिपकी रह जाएगी। ठीक है, और आपको जो 100% प्योर मेटल है वो मिल जाएगा। तो देखो अगर लिक्वेशन पे अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो ये क्वेश्चन आएगा कि किस तरह के मेटल लिक्वेशन के द्वारा प्योरीफाई किए जाते हैं। तो आप कहोगे कि ऐसे मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फॉर एग्जांपल टिन, लेड या बिस्मथ। अब डायग्राम की सहायता से समझते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर हम इसको समझेंगे बड़े ध्यान से। ये देखो जो आपके सामने है ये रिवर्बोरेटरी फर्नेस है। ठीक है, रिवर्बोरेटरी फर्नेस का काम क्या है, किस तरह से आप किसी मेटल को प्योर कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि जो लिक्वेशन रिफाइनिंग है उसके अंदर हम जो मेटल है आपके उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बस उसी के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। तो मान लो कि सपोज मैंने यहाँ लेड ले लिया। ठीक है, तो लेड जो कि हमने अभी पिछले वाले मेथड के चाहे कैल्सिनेशन की हो चाहे रोस्टिंग की हो, वहां से मुझे 97% प्योर मिला था मेटल। तो उस मेटल को मैंने यहाँ डाल दिया। देखो फर्नेस ब्रांच में होता क्या है, यहाँ पर एक रिवर्बोरेटरी फर्नेस बनी होती है, यहाँ पर एक स्लोपिंग हर्थ लगा होता है। ठीक है, स्लोपिंग हर्थ का मतलब होता है कि फर्श, ठीक है, जैसे एक ढलवा फर्श होता है ना,
डाल के साथ उस तरह से। अब देखो ये इस तरह से क्यों बनाया है, इसमें हम इम्प्योर मेटल डालेंगे, ठीक है। नीचे काफी ज्यादा हीट है, ठीक है। अब हीट इतनी है कि जो आपका मेटल है ना 97% जो मेटल है, प्लस इसके अंदर 3% जो इम्प्योरिटीज हैं, तो जो ये 97% मेटल है ना वो तो मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से बह के यहाँ पर कोलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, प्योर मेटल। लेकिन जो ये 3% इम्प्योरिटीज हैं ये कहाँ रह जाएंगी, यहीं पर चिपकी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। मान लो कि जो आपकी प्योर मेटल था उसका मेल्टिंग पॉइंट था 300 केल्विन, डिग्री केल्विन ले लो चलो, ठीक है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है उनका है 500 केल्विन। यहाँ मैं हीट इतनी दे रही हूँ कि सिर्फ 300 तक के ही मेल्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा मेल्ट नहीं हो सकते। तो यानी कि जो आपका प्योर मेटल है वो सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको प्योर मेटल को प्रिपेयर कर लोगे, और जो इम्प्योर मेटल है वो आपका यहीं पर चिपका रह जाएगा स्लोपिंग हर्थ पे, ठीक है। तो देखो कितना छोटा सा प्रोसेस है लिक्वेशन। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको क्या करना है, रिवर्बोरेटरी फर्नेस लेनी है, यहाँ पर आपको इम्प्योर मेटल डालना है, ठीक है। इम्प्योर मेटल को जैसे ही यहाँ से हीट मिलेगी नीचे से, तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटी सी वो तो यहीं पर रह जाएंगी क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो यहाँ से मेल्ट होके यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये आपका लिक्वेशन प्रोसेस है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। इसका सबसे पहला पॉइंट है लिक्वेशन कैरीड आउट इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस। जो ये कैरीड आउट की जाती है वो किसमें की जाती है, रिवर्बोरेटरी फर्नेस पे। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो कि ये 3 1 2 3 3 तो ये गलत दे दिए, चौथा सही दे दिया, ठीक है। ये 3 पीबी दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, ठीक है, और आपको पोटेशियम दे दिया, और साथ में लिख दिया ऑल या नन, ठीक है। आप ये बोलेगा कि इनमें से किसके ऊपर लिक्विफिकेशन लगता है, तो आपने बोलना है पीबी के ऊपर। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो साथ साथ मेरे। और साथ में मैं आपको जो ये मैंने बताया आपको, इसका जो मैंने प्रैक्टिकली बताया आपको, इसकी थ्योरी लिखवा देती हूँ और साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है, तो देखो प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर साथ साथ नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, क्रूड मेटल इज हीटिंग ऑन स्लोपिंग हर्थ। और यहाँ पर स्लोपिंग हर्थ का मतलब भी अगर लिखना है तो आपको लिख लीजिएगा। हर्थ का मतलब क्या होता है, हर्थ का मतलब होता है फ्लोर ऑफ फर्नेस। जो फर्नेस है उसका फ्लोर उसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करो। सेकंड पॉइंट है फ्यूज्ड मेटल flows down leaving behind infusible। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो आपके फ्यूज्ड मेटल है वो तो फ्लोज डाउन, यानी जो फ्यूजेबल होगा ना, फ्यूजेबल मतलब जो आपका प्योर मेटल है वो तो क्या होगा, फ्लो डाउन, नीचे चला जाएगा। लेकिन जो इनफ्यूजेबल होगा यानी इम्प्योरिटीज होंगी वो इसी हर्थ के ऊपर चिपकी रह जाएंगी। अगला पॉइंट है इम्प्योरिटीज हैव हाई melting point then metal thus remains on the slope। लास्ट बोल रहा है कि जो इम्प्योरिटीज है ना उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसकी अपेक्षा, जो मेटल बचा रह गया। तो मैं पोज कर देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट 5 प्रोसेस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से दोबारा से कर लीजिएगा। अर्थ, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है कि लिक्वेशन किसके ऊपर लगा सकते हैं, तो आप कहोगे कि सिर्फ उसी के ऊपर ये मेथड लग सकता है जिस मेटल का खुद का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और उसकी इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वहां पर हम लिक्वेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में डिस्टिलेशन।
और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसके लिए PDF डाल दूँगी और PDF से आप नोट्स ले सकते हो। थैंक यू।